नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंजाइम से संबंधित। एंजाइम या विकर जिन्हें कहते हैं या उन्हें जैव रासायनिक अभिक्रिया के बिचौलिया भी कहा जाता है, उससे संबंधित आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स या विकर जिन्हें कहते हैं या इन्हीं को बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, बायोकैटेलिस्ट। बायोकैटेलिस्ट, एंजाइम, विकर, जैव उत्प्रेरक, बायोकैटेलिस्ट। एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या है? एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक को प्रभावित करता है। वैसे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ भी एंजाइम की बात होती है। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं वहाँ भी एंजाइम्स की बात होती है। जब हम रेस्पायरेशन पढ़ते हैं वहाँ भी एंजाइम की बात होती है। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वहाँ भी एंजाइम और हार्मोन से रिलेटेड बात होती हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वहाँ भी एंजाइम और हार्मोन्स की बात होती है। यानी ये ऐसा कॉमन सा टॉपिक है जो हर जगह पर ही पूछा जा सकता है, किधर भी पूछ लेते हैं। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न होता है एंजाइम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंजाइम की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, एंजाइम की क्रियाशीलता कैसी होती है, कैसे ये बाह्य कारकों से प्रभावित होता है, इनसे रिलेटेड कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। कभी कभी इनडायरेक्ट होता है जो पाचन से रिलेटेड हो सकता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है या रेस्पायरेशन से रिलेटेड हो सकता है या फोटोसिंथेसिस। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी में ही काम आता है। इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स जो हैं इनके बारे में जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो खोज की थी बकनर ने। किसने खोजा था? बकनर ने ईस्ट सेल्स के अंदर, ईस्ट सेल यानी जो फंजाई होते हैं उन फंजाई के अंदर सबसे पहले खोज की और इन्होंने इसमें एंजाइम को फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा खोजा था। फर्मेंटेशन या उसे अपन बोलते हैं खमीर या किण्वन क्रिया के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। तो एंजाइम के खोजकर्ता माने जाते हैं बकनर, और बकनर ने सबसे पहले कौन सी क्रिया से खोजा था? फर्मेंटेशन से ईस्ट सेल के अंदर इन्हें खोजा। और ईस्ट जो होते हैं वो फंजाई होते हैं, यूनिकैरियोटिक फंजाई होते हैं, एक कोशिकीय कवक। जबकि एंजाइम्स का जो नामकरण किया था, ये एंजाइम जो शब्द है, ये एंजाइम शब्द देने वाले थे डब्ल्यू कोहेने। एंजाइम शब्द किसका दिया हुआ है? डब्ल्यू कोहेने ने सबसे पहले, विलियम कोहेने ने एंजाइम शब्द का यूज किया था। एंजाइम का पहली बार जो क्रिस्टलाइजेशन किया था, एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण किया गया था, वो करने वाले थे जे.बी. समनर। किसने किया था? जे.बी. समनर ने किया। और पहला एंजाइम था यूरिएज। यूरिएज एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था। तो पहली बार क्रिस्टलीकृत किया गया एंजाइम पूछा जाए तब आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकृत एंजाइम, तो यूरिएज। और यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किसके द्वारा किया गया था? जे.बी. समनर के द्वारा किया गया था। एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू कोहेने ने किया। और एंजाइम के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? यूरिएज, बकनर। और बकनर ने एंजाइम को सबसे पहले किससे तैयार किया था? ईस्ट सेल से, फंजाई से तैयार किया फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा। और पहली बार खोजा गया जो एंजाइम था वो था जाइमेज। कौन सा एंजाइम पहली बार खोजा गया था? जाइमेज। तो जाइमेज पहली बार खोजा गया एंजाइम। खोजकर्ता बकनर, क्रिया फर्मेंटेशन जिस सेल के अंदर देखा गया तो ईस्ट सेल के अंदर सबसे पहले से खोजा गया। और एंजाइम का पहली बार क्रिस्टलीकरण किया गया था जे.बी. समनर के द्वारा। एंजाइम था यूरिएज। नाम से ही पता चल रहा है कि यूरिया पर क्रिया करता है, यानी इसका जो सबस्ट्रेट होता है, क्रियाधार होता है, वो होता है यूरिया। तो यूरिया पर क्रिया करता है। ऐसे ही पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमो
ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। इनमें समानता तो ये है कि तीनों के तीनों ही प्रोटीन के पाचन से रिलेटेड होते हैं। तीनों ही किससे रिलेटेड है? प्रोटीन के पाचन। इनके बारे में जो क्रिस्टलीकरण किया गया था वो कुंज तथा नॉर्थरोप ने किया था। कुंज और नॉर्थरोप ने क्रिस्टलीकरण किया था, क्रिस्टलीकरण किया। तो इनका जो क्रिस्टलाइजेशन किया था, क्रिस्टलीकरण करके इनका पृथक्करण किया था, वो किया है कुंज और नॉर्थरोप ने। तीनों में ये समानता है कि ये तीनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का क्या करते हैं? ये अपघटन करते हैं, लाइसिस करते हैं। तो प्रोटीन का लाइसिस करते हैं ये। तो प्रोटीन का लाइसिस करने वाले एंजाइम कौन से हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तीनों का ही सबस्ट्रेट कौन सा है? तो प्रोटीन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन या अपघटन नहीं करता है, और ऑप्शन दे दे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, तो लाइपेज नहीं करता, क्योंकि जो लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा को वसीय अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। तो वो है वसीय अम्ल को तोड़ने का काम करेगा लाइपेज। और यहाँ ये तीनों काम किस पर करते हैं? तो ये प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। अब देखते हैं कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की कुछ खास बात होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे संबंधित बातें। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की पहली प्रॉपर्टी है कि ये मुख्यतया जैव रासायनिक क्रियाओं की जो दर होती है उसको बढ़ाते हैं। मुख्यतया ज़्यादातर देखा जाता है कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाएं होती हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं, बायोकेमिकल क्रियाएं। जैसे नॉर्मली यूँ देखें कि यदि ए है और बी है, ये दोनों आपस में क्रिया करके बना रहे हैं ए बी बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ए बी बन रहा है। इसमें ए बी में बनने में टाइम ज़्यादा लगता है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कम बन पा रहा है। इसलिए यदि इसके अंदर एक तो क्रिया ऐसी है और दूसरी है ए प्लस बी, और इसमें मिला दिया जाए एंजाइम मिला दिया, तो इसमें यदि एंजाइम मिला दिया जाए तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो उत्पाद ज़्यादा बनेगा। उत्पाद क्या बनेगा? ज़्यादा बनता है, तो उत्पाद ज़्यादा। और यहाँ पर उत्पाद कंपैरेटिवली क्या बनता है? उत्पाद कम बनता है। तो एंजाइम करते क्या है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की रेट होती है उसको ज़्यादातर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसीलिए इन्हें बायोकैटेलिस्ट कहते हैं, जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। दूसरा इनकी प्रॉपर्टी होती है कि अधिकांशतया एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अधिकांशतया एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। एक एंजाइम, एक प्रोटीन, एक एंजाइम, एक जीन, एक एंजाइम, एक सिद्धांत था जो बीडल टाटम के द्वारा दिया गया था। तो इसमें यह है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, क्योंकि प्रोटीन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है, चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक हो सकता है। लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे ज़्यादा टर्सरी प्रोटीन के बने हुए एंजाइम होते हैं, लेकिन कुछ चतुर्थक प्रोटीन के भी हो सकते हैं, जैसे आइसोमेरेज एंजाइम होता है
तो जो आइसो एंजाइम है वो आइसो एंजाइम चतुर्थक प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा, एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा ये दी थी बीडल और टाटम ने। किसके द्वारा दी गई है? बीडल और टाटम ने दी थी। बीडल और टाटम ने न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग करके, किस पर किए? न्यूरोस्पोरा कवक, न्यूरोस्पोरा कवक पर एक्सपेरिमेंट किए और न्यूरोस्पोरा कवक पर प्रयोग करके इन्होंने बताया कि एक एंजाइम के निर्माण की क्रिया को नियंत्रित एक जीन करती है। एक एंजाइम एक जीन के निर्देशन में बनता है। एंजाइम का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राइबोसोम। क्योंकि जो राइबोसोम है उस राइबोसोम को ही बोलते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। तो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम में, तो एंजाइम भी कहाँ बनेंगे? राइबोसोम के अंदर ही बनते हैं। और एंजाइम के निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? एक जीन। एक जीन एक एंजाइम के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो बीडल और टाटम के द्वारा दिया गया था। और ये प्रश्न आपके आरपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है। तो आरपीएससी में पूछा हुआ है किस पर प्रयोग करते थे ये बीडल टाटम? तो ये न्यूरोस्पोरा कवक पर प्रयोग करते थे। न्यूरोस्पोरा कवक पर प्रयोग करते थे। नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जबकि सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाते हैं। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। तो इनका काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, लेकिन सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाना। सक्रियण ऊर्जा क्या है देखते हैं। जैसे यूँ समझें कि ये इसकी विभव ऊर्जा है, पोटेंशियल लेवल है। यहाँ पर ये इसका बैरियर है और ये बन रहा है उत्पाद। ये यहाँ पर उत्पाद बन रहा है, तो उत्पाद बन रहा है यहाँ। ये जो शब्द लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं बैरियर। सक्रियण ऊर्जा, ये सक्रियण ऊर्जा है। यानी अभिकारक जब उत्पाद में बदलते हैं तो उसमें बहुत निम्न से निम्न एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो उस बैरियर को पार कर जाए, जिससे वो अभिकारक या रिएक्टेंट उत्पाद में बदल जाए। वो जो बैरियर होता है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन हमने क्या किया कि इसमें एंजाइम मिला दिया। इसमें क्या मिला दिया? एंजाइम। और एंजाइम जैसे ही मिला देते हैं तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसका मान हो जाता है कम और उत्पाद की मात्रा हो जाती है ज़्यादा। तो ये जो यहाँ पर है, अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान क्या हो गया? कम हो गया, मान कम हो गया। और यहाँ पर पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, जिससे इधर के जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट में नहीं बदल पा रहे थे। तो इसने एंजाइम जैसे ही मिलाया तो एंजाइम के मिलाने से सक्रिय ऊर्जा क्या हो गई? कम। अवरोध या रुकावट हो गया कम, अतः उधर प्रोडक्ट में बदलने की संभावना हो जाती है ज़्यादा। तो यहाँ एंजाइम के मिलाते ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो ये अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाते हैं? तो ये सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। चौथा है कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट
ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट अणुभार ज़्यादा होता है। इनकी प्रॉपर्टी है कि इनका जो अणुभार होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अणुभार होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का अणुभार होता है 46 लाख। इसका अणुभार कितना होता है, 46 लाख होता है। तो सबसे ज़्यादा अणुभार पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का होता है। ऐसे ही कैटेलेज एंजाइम की बात करें तो कैटेलेज एंजाइम का अणुभार लगभग 2,50,000 तक होता है, 2,50,000 तक होता है, 2.5 लाख होता है। तो इनके एंजाइम्स जो होते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा रहता है, मतलब इनकी साइज बहुत बड़ी होती है। तो ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर व पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। टेम्परेचर और पीएच के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। यदि टेम्परेचर की बात की जाए तो इनकी सबसे ज़्यादा क्रिया देखी जाती है 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। यदि इतना तापमान है तो एंजाइम की क्रियाशीलता भी सबसे ज़्यादा होगी। यदि पीएच की बात करें तो जो पीएच होते हैं वो 6.5 से लेकर 7.5 पीएच पर ये सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता दर्शाते हैं। ये इस पीएच पर जब काम करते हैं तब इसी को बोलते हैं एंजाइम इष्टता, ऑप्टिमा ऑफ एंजाइम। तो ऑप्टिमा ऑफ एंजाइम का मतलब होता है एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के प्रति विशिष्ट हैं, उनके लिए एक अनुकूल टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है, और इतना अनुकूल टेम्परेचर होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा या कम होगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता कम होने लगेगी। पीएच में परिवर्तन हो गया तो एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है। जैसे यूँ समझें कि यदि टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स हो जाते हैं निष्क्रिय। एंजाइम कैसे हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो एंजाइम्स होते हैं वो विकृत हो जाते हैं। एंजाइम कैसे हो जाएंगे, विकृत, डीनेचुरेशन हो जाता है, क्योंकि एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर पाकर के जो प्रोटीन के बीच में बॉन्ड होते हैं वो टूट जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक क्रियाओं की दर होती है वो कम हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर पर ये एंजाइम विकृत होंगे, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के अंदर डाइपेप्टाइड बंद होते हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से पेप्टाइड बंद टूट जाता है, एंजाइम का डीनेचुरेशन, विकृतीकरण हो जाता है। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे दूध है, जब दूध को नॉर्मली अपन रख देते हैं, ना गर्म किया ना आपने फ्रिज में रखा तो दूध फट जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियाओं की क्रिया होने लग जाती है। यदि आपने दूध को गर्म कर दिया है तो उसमें होता ये कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन पार्ट होते हैं, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर होते हैं। हमने दूध को गर्म किया, बैक्टीरिया की डेथ हो गई, इसलिए दूध लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे हमने फ्रिज के अंदर दूध को रख दिया तो दूध फ्रिज के अंदर ख़राब नहीं होता, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कम रहता है। नॉर्मली फ्रिज का टेम्परेचर देखें तो घरेलू फ्रिज का टेम्परेचर 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। इस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जितने भी बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं वो सब निष्क्रिय रहते हैं, इसीलिए दूध फटता नहीं है। तो या तो दूध को गर्म करो या दूध को फ्रिज के अंदर रखो, तभी उसे 3-4 दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कोई भी विधि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स जो होते हैं वो या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या डीनेचर हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के प्रति विशिष्ट होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के प्रति, सबस्ट्रेट क्रियाधार के प्रति
विशिष्ट होते हैं, के प्रति विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट होते हैं, जैसे आप यूँ समझें कि जैसे माल्टोज है, तो माल्टोज डाइसैकेराइड है, तो इस पर क्रिया करने के लिए आएगा माल्टेज एंजाइम, और माल्टेज एंजाइम जिससे क्रिया करेगा तो ये बदल जाएगी सुक्रोज शुगर में, अर्थात ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, या सुक्रोज है तो सुक्रोज पर क्रिया करेगा सुक्रेज। कौन सा एंजाइम क्रिया करेगा? सुक्रेज एंजाइम क्रिया करेगा, जिससे बदल जाएगी ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये डाइसैकेराइड हैं, वो मोनोसैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड हैं और ये डाई हैं, यानी दो ग्लूकोज की इकाई आपस में मिलती हैं तो माल्टोज बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलता है तो सुक्रोज बनता है। माल्टोज का पाचन माल्टेज करता है, सुक्रोज का पाचन सुक्रेज करता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ भी है, आरपीएससी में पूछा हुआ भी है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लैक्टोज है, ये लैक्टोज पाई जाती है दूध के अंदर, और लैक्टोज पर जब क्रिया करते हैं तो इससे बन जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और यहाँ जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा? लैक्टेज। तो लैक्टेज किस पर काम करता है? लैक्टोज पर। माल्टोज किस पर काम, माल्टेज किस पर काम करेगा? माल्टोज पर। सुक्रेज किस पर करता है? सुक्रोज पर करता है। ये जो शुगर है कॉमन शुगर, ये इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ जो ग्लूकोज है इसे बोलते हैं अंगूर की शर्करा। कौन सी शर्करा कहेंगे इसको? अंगूर की शर्करा। इसे ग्रेप शुगर कहते हैं। ये जो फ्रक्टोज है इस फ्रक्टोज को बोलते हैं फलों की शर्करा। कौन सी शर्करा है ये? फलों की शर्करा, फ्रूट शुगर। ये शहद के मीठेपन का कारण भी होती है। शहद में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज की मात्रा होती है। लास्ट बार फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के अंदर भी ये प्रश्न था। और जो सुक्रोज होती है इस सुक्रोज को बोलते हैं किचन शुगर। कौन सी शुगर कहते हैं इसी को? किचन शुगर कहते हैं। इस सुक्रोज को ही बोलते हैं टेबल शुगर। इसे टेबल शर्करा के नाम से जानते हैं। और ये जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज, इसको बोलते हैं ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा, ब्रेन शुगर। तो ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? गैलेक्टोज को कहा जाता है। गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलता है तो लैक्टोज बना देता है। माल्टोज फ्रक्टोज के साथ मिलता है तो सुक्रोज बना देता है। ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो माल्टोज बना देता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये अपने ही सबस्ट्रेट पर क्रिया करते हैं, ये दूसरे सबस्ट्रेट से क्रिया नहीं करते, इनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी ज़्यादातर जो क्रियाएं हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं। एंजाइम की अधिकांश क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय होती हैं। एंजाइम की अधिकांश क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। जैसे माना कि वसा है और वसा का अपघटन करता है लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज, जिससे बनते हैं फैटी एसिड, और फैटी एसिड के साथ बनता है ग्लिसरॉल। क्या बन गया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये लाइपेज की वजह से बनता है। और ये लाइपेज ये तोड़ा और इधर से इधर क्या क्रिया हो जाएगी, तो ये जोड़ने का काम भी यही एंजाइम करता है। इसका मतलब वसा किस किस चीज़ से मिलकर बनती है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बनती है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाता है? वसा बनाता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। और जब फैट के जटिल जटिल अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तब इसी क्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन।
इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं या पायसीकरण की क्रिया कहते हैं। पायसीकरण। कुछ एक एंजाइम्स ऐसे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो संदमित भी हो जाती है। तो संदमित भी हो सकती है, जैसे कुछ कारकों के कारण एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है, जैसे साइनाइड। यदि साइनाइड है तो साइनाइड की उपस्थिति में इस एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। या आयोडो एसीटेट की वजह से भी क्रियाशीलता घट जाती है। या कोई भारी धातु है, हैवी मेटल है, तो भारी धातु की उपस्थिति में भी, हैवी मेटल है तो उसकी उपस्थिति में भी एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होगी, कम होती है। तो हैवी मेटल की उपस्थिति में, आयोडो एसीटेट की उपस्थिति में, साइनाइड की उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एंजाइम की क्रियाशीलता हमेशा ही कम होती है। तो एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाएगी। एंजाइम की अधिकांश क्रियाएं कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। एक शब्द होता है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर का मतलब होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के जितने अणुओं को एक मिनट में प्रोडक्ट में बदल देता है उसे टर्नओवर नंबर कहते हैं। यानी सबस्ट्रेट पर, क्रियाधर पर जब एंजाइम क्रिया करता है तो जितने अणुओं को प्रोडक्ट में बदल देता है उनकी संख्या को बोलते हैं टर्नओवर नंबर। तो जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स का टर्नओवर नंबर अधिक होना चाहिए। अधिक का मतलब है कि इनका जितना ज़्यादा उत्पाद में बदलेंगे प्रोडक्ट को, अभिक्रिया कारकों को या रिएक्टेंट को जितने ज़्यादा प्रोडक्ट में बदलेंगे उनकी संख्या को बोलेंगे टर्नओवर नंबर। जैसे कि टर्नओवर नंबर की बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का टर्नओवर नंबर सबसे ज़्यादा होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का टर्नओवर नंबर ये 36 मिलियन पर मिनट होता है। 36 मिलियन पर मिनट होता है। यानी इतने मिलियन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में 1 मिनट में बदल देता है। यदि 1 सेकंड की बात की जाए तो 1 सेकंड में लगभग 6 लाख अणुओं को प्रोडक्ट में बदल देता है। 6 लाख अणु जो होते हैं वो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको पता है कि ये पाया जाता है हमारी आरबीसी में। कहाँ पर पाया जाता है ये? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर एकमात्र एंजाइम है जो पाया जाता है, वही है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जब हमारे शरीर के अंदर CO2 ट्रांसपोर्ट होती है या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, उस टाइम पर ये CO2 के परिवहन की दर को कई गुना बढ़ाने का काम करता है। तो कौन करता है? तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का टर्नओवर नंबर सबसे ज़्यादा भी होता है, तो सबसे ज़्यादा टर्नओवर नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक होते हैं सरल एंजाइम। कौन से? सरल एंजाइम। सरल एंजाइम जो होते हैं वो सीधे सीधे ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये
प्रोटीन, ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो एंजाइम सिर्फ प्रोटीन का बना है उसी को बोलेंगे सरल एंजाइम। दूसरे हो सकते हैं संयुग्मित एंजाइम, संयुग्मित एंजाइम। और जो संयुग्मित एंजाइम होते हैं उनमें प्रोटीन तो होता ही होता है, प्रोटीन तो होता ही होता है, ये नॉन प्रोटीन भाग के भी बने होते हैं, नॉन प्रोटीन भाग के भी बने हुए होते हैं। और जो प्रोटीन वाला भाग है उसे बोलते हैं एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को ही क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहते हैं। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और जो संयुग्मित एंजाइम हैं उन्हें बोलते हैं फिर होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक होता है एपो एंजाइम, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। एपो एंजाइम का मतलब ये प्रोटीन पार्ट होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ भाग होता है। और प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट है। वो कोई भी मेटल हो सकता है, वो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई को फैक्टर हो सकता है, वो कोई को एंजाइम हो सकता है, किसी भी तरीके से वो उपस्थित हो सकता है। तो यदि वो कोई एंजाइम्स है या को फैक्टर है, सहकारक हो सकता है, या कोई भी धातु के रूप में भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? ये नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकते हैं। तो ये कोई भी धातु आयन हो सकता है, धातु आयन्स हो सकते हैं, ये सह एंजाइम हो सकते हैं, ये सह कारक हो सकते हैं, सह को फैक्टर हो सकते हैं, ये को एंजाइम हो सकते हैं, ये कोई मेटल हो सकता है, धातु के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। यदि अपन कोएंजाइम की बात करें, कोएंजाइम, तो कोएंजाइम के उदाहरण हैं जैसे NAD, NADP, NADP या FAD, FMN। तो FAD है, NADP है, NAD निकोटिनेमाइड एडिनिल डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यह हो सकता है कि एडेनिन निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट हो सकता है। तो ये किसी भी रूप में हो सकता है। तो सह एंजाइम, सह एंजाइम कैसा पार्ट होता है? नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। और सह एंजाइम तब बोलते हैं जब कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक पदार्थ से जुड़ा हुआ बना हो, ऑर्गेनिक पदार्थ से बना हो और प्रोटीन पार्ट से ढीला ढाला जुड़ा हुआ हो, तब उसे बोलेंगे सह एंजाइम या को एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। एक होता है कोफैक्टर, सहकारक। सहकारक या कोफैक्टर अकार्बनिक पदार्थ से बना होगा, इनऑर्गेनिक पदार्थ से बना हुआ होता है, जैसे कि कैटेलेज हो सकता है, जैसे कैटेलेज। तो कैटेलेज हो सकता है, कैटेलेज यानी कि इनऑर्गेनिक पदार्थ से बना हुआ हो, या एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज हो सकता है, ऑक्सीडेज हो सकता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, कैटेलेज एंजाइम, ये सहकारक होते हैं। सह एंजाइम NAD, NADP, FAD। ये जो प्रश्न है ये आपके RPSC के अंदर भी पूछा हुआ है। RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था कि निम्न में से कौन सा सह एंजाइम का उदाहरण है। उसमें NAD, NADP, FAD तीनों ही नाम दे रखे थे, चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी, एकदम सही है। ये धातु आयंस भी हो सकते हैं, जैसे कि अपन मैग्नीशियम आयंस पढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम आयंस है, या Zn+2 है, या Fe+2 है, या मोलिब्डेनम है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो कोई भी धातु भी
एक एक्टिवेटर का कार्य करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाता है। जैसे अपन जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान मैग्नीशियम एक्टिवेटर का ही काम करता है, मैग्नीशियम का काम है वहाँ पर एक्टिवेटर करना। ऐसे ही जब पादपों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है तो पादपों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया के लिए मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी धातु हो सकता है, ये खुद अपने आप में नॉन प्रोटीन पार्ट्स है। यदि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है तो ये एंजाइम है, और ये इनऑर्गेनिक पदार्थ से बना है तब ये कोफैक्टर के रूप में होगा। तो ये एंजाइम की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं उनको क्या बोलेंगे? सरल, और प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन से बने होंगे तो संयुग्मित। अब देखते हैं कि जब एंजाइम्स का नामकरण किया जाता है, एंजाइम का नामकरण किया जाता है तो नामकरण करते समय कुछ टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। जैसे एंजाइम का नामकरण करते समय यदि पीछे सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा दिया जाए, सबस्ट्रेट के पीछे क्या लगा दो? एज। तो सबस्ट्रेट के पीछे एज लगाकर जैसे मैं बोलूं कि यदि माल्टोज है तो माल्टोज पर क्रिया करने वाला बनेगा माल्टेज। जैसे मैं बोलूं कि यूरिया है तो यूरिया पर क्रिया करने वाला एंजाइम बनेगा यूरिएज। यदि मैं बोलूं एमाइलोज है, स्टार्च है, तो इस पर क्रिया करने वाला एमाइलेज। तो एज लगा देते हैं सबस्ट्रेट के अंत में, तो इसकी वजह से भी एंजाइम का पता चल जाता है। हो सकता है कि कुछ अपघटनीय एंजाइम के पीछे लाइटिक जोड़ दिया जाए, लाइटिक जोड़ दो। जैसे यूँ बोलूँ कि एमाइलोलाइटिक उसको बोलेंगे जो स्टार्च का अपघटन करता है, तो स्टार्च का अपघटन करने वाले एंजाइम को क्या बोलना पड़ेगा? एमाइलोलाइटिक। या आपसे बोले प्रोटीनोलाइटिक, तो प्रोटीनोलाइटिक का काम क्या हो जाएगा? प्रोटीन का अपघटन करने वाला एंजाइम। तो जिस चीज का अपघटन कर रहा है उसके पीछे लाइटिक जोड़ दो, तो लाइटिक जोड़ने की वजह से भी उस एंजाइम का पता चलता है। कुछ एक एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्राप्ति स्रोत के आधार पर नाम रख दिए जाते हैं, प्राप्ति स्रोत के आधार पर नाम, मतलब जो एंजाइम जिस चीज से प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उसका नाम कर दो, जो चीज जिससे प्राप्त हुई। जैसे पेपेन, तो जो पेपेन एंजाइम है, ये पेपेन एंजाइम ये पपीता से प्राप्त होता है, पपीता से प्राप्त होता है, और पपीता से प्राप्त होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? पेपेन पड़ गया। डाइजेस्टिव जूस के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही सबटिलीन एंजाइम, ये सबटिलीन एंजाइम बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। तो बैसिलस सबटिलिस नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सबटिलिन पड़ गया। तो सबटिलिन का मतलब ऐसे एंजाइम जो कि बैसिलस सबटिलिस से प्राप्त होते हैं, तो उसके आधार पर भी इनका नामकरण किया जा सकता है। कुछ एक नाम ऐसे हैं जिनका कोई रीजन नहीं है, जो परंपरागत चलते आ रहे हैं, उनका कोई पर्टिकुलर रीजन भी
नहीं है। तो परंपरागत भी कुछ एक नाम हो सकते हैं, जैसे पेप्सन है, ट्रिप्सिन है। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इनका कोई ऐसे रीजन नहीं होता है कि ये पेप्सिन ही नाम क्यों रखा, ट्रिप्सिन क्यों रखा, काइमोट्रिप्सिन रखा। तो ये परंपरागत नाम भी हो सकते हैं, जो नाम जिसका पड़ गया वो उसके अकॉर्डिंग नामकरण चलता रहता है। तो सबस्ट्रेट के पीछे एज लगाकर एंजाइम का पता लगाया जा सकता है। अपघटनीय एंजाइमों के पीछे लाइटिक जोड़ दो, इससे उसके सबस्ट्रेट या क्रियाधार का पता चल जाएगा। और प्राप्ति स्रोत के आधार पर जिससे कुछ एंजाइम्स के नामकरण ऐसे भी हैं जो जिससे प्राप्त हुए उसके आधार पर ही उसका नामकरण रख दिया। कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं, शब्दावली। टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द ऐसे हैं जो उसके एंजाइम में क्या प्रॉपर्टी है उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे एक शब्द है एंडो एंजाइम। तो एंडो एंजाइम, एंडो एंजाइम का मतलब होता है कि ये सेल के भीतर बनते हैं, भीतर बनते हैं, कार्य भी सेल के भीतर करते हैं। यानी ऐसे एंजाइम जो सेल के भीतर बनेंगे और सेल के भीतर ही कार्य करेंगे उनको एंडो एंजाइम कहा जाता है। अब एंडो का अपोजिट हो जाएगा एक्सो। एक्सो एंजाइम वे होते हैं जो सेल के भीतर बनते हैं, कार्य सेल के बाहर करते हैं। तो सेल के बाहर कार्य करते हैं, बनते अंदर हैं, तब उन्हें एक्सो एंजाइम कहते हैं। एंडो एंजाइम सेल के भीतर बनते हैं, काम भी सेल के भीतर ही करते हैं, तब उन्हें बोला जाता है एक्सो एंडो एंजाइम। तो एक्सो का मतलब क्या हो जाएगा, सेल के भीतर बनते हैं और कार्य सेल के बाहर करते हैं। कार्य सेल के बाहर करेंगे तब उन्हें बोलेंगे एक्सो एंजाइम। जैसे कि एंडो एंजाइम के एग्जाम्पल देखें तो हमारे जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं, जल अपघटनीय जो भोजन का पाचन करते हैं, वो सब एंडो एंजाइम होते हैं। जो फर्मेंटेशन की क्रिया में भाग लेते हैं वो सारे के सारे एक्सो एंजाइम होते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन सेल से बाहर होता है और भोजन का पाचन शरीर के अंदर होता है। तो अंदर बने एंजाइम और अंदर ही उन्होंने डाइजेशन किया, तब उन्हें बोलेंगे एंडो। अंदर बने, बाहर कार्य किया, तब उन्हें बोलेंगे एक्सो के नाम से जाना जाता है। एक होता है प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स, प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम के लिए दूसरा शब्द होता है जाइमोजन। देखिए जाइमोजन का मतलब होता है प्रीकर्सर या पूर्व पदार्थ, पूर्व पदार्थ, या इन्हीं को बोलते हैं निष्क्रिय एंजाइम। निष्क्रिय एंजाइम यानी कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो पहले बनते हैं, वो निष्क्रिय रूप में रहते हैं और धीरे धीरे वो किसी भी दूसरे फैक्टर की वजह से सक्रिय हो जाते हैं। जैसे यूं समझें कि अपन ने पेप्सिनोजन सुन रखा है। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम होता है जो जठर रस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है। और ये पेप्सिनोजन जैसे ही HCl के संपर्क में आ जाता है तो ये बदल जाता है पेप्सिन में। ऐसे ही माना प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन HCl के संपर्क में आते ही बदल जाता है रेनिन में। तो प्रोरेनिन एक निष्क्रिय हुआ और रेनिन एक सक्रिय हुआ। पेप्सिनोजन निष्क्रिय हुआ, पेप्सिन एक सक्रिय हुआ। और HCl ये जठर रस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर का तेजाब भी कहते हैं। और HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब इसी को एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी किसकी अधिकता की वजह से होती है, HCl की वजह से होती है। HCl शरीर के अंदर भोजन को सड़ने से बचाता है, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है, ये हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, अम्लीय माध्यम बनाता है, एसिडिक मीडिया में स्टमक के अंदर पाचन की क्रिया में मदद करवाएगा, क्योंकि आमाशय के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, उनके लिए अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाना HCl का काम होता है। तो निष्क्रिय एंजाइमों को क्या कर रहा है, ये सक्रिय कर रहा है।
एक होते हैं इंडूसिबल एंजाइम, और इंडूसिबल एंजाइम का मतलब होता है प्रेरक। मतलब जब सबस्ट्रेट होता है तभी सक्रिय होते हैं, बाकी टाइम ये निष्क्रिय रहते हैं। केवल सबस्ट्रेट की उपस्थिति में सक्रिय, केवल सबस्ट्रेट की उपस्थिति में सक्रिय, केवल सबस्ट्रेट की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं। तो इनका काम होता है जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट की उपस्थिति में सक्रिय होना और सबस्ट्रेट के नष्ट होते ही हट जाना। तो ये केवल जब सबस्ट्रेट होगा तो सक्रिय होंगे, बाकी टाइम क्या रहेंगे, ये निष्क्रिय रहेंगे। आइसो एंजाइम, आइसो एंजाइम वे होते हैं जिनकी जो संरचना होती है वो संरचना में परिवर्तन होता है, लेकिन क्रिया एक ही सबस्ट्रेट पर करते हैं, क्रिया एक ही सबस्ट्रेट पर करते हैं। ऐसे एंजाइम जिनकी संरचना के अंदर आंशिक अंतर होता है, लेकिन ये जितने भी प्रकार होते हैं संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, उन सभी का जो सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट एक ही होता है। यानी इन सबकी जो क्रियाशीलता रहती है वो एक ही सबस्ट्रेट पर होती है। तो ये एंजाइम संरचना में हल्के हल्के भिन्न हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही सबस्ट्रेट पर करेंगे। जैसे LDH, LDH लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। जो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है इसके 5 फॉर्म होती हैं। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 रूप होते हैं, 5 अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन इन सबका काम एक ही होता है, लैक्टिक एसिड पर क्रिया करना। एक होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम का मतलब होता है कि जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंजाइम के रूप में काम करती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग जब एंजाइम्स के रूप में किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोनोक्लोनल का मतलब जो एक एंटीजन के खिलाफ कार्य करती है तो उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। और उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग जब एंजाइम्स के रूप में किया जाता है तब उन एंजाइम को बोलते हैं एंजाइम। तो एंजाइम एंजाइम ही होते हैं, लेकिन वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो होती है जो एक एंटीजन के खिलाफ कार्य करती है। एक शब्द होता है एक्सट्रीमोजाइम। एक्सट्रीमोजाइम का मतलब होता है कि अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति, अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थिति अनफेवरेबल कंडीशन में सक्रिय रहते हैं। ऐसे एंजाइम जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी सक्रिय रहते हैं, अपनी निश्चित स्पीड से कार्य करते रहते हैं। जैसे आपने एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम सुना है जो PCR टेक्निक में काम आता है। PCR टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से भी ऊपर सक्रिय बना रहता है। तो ऐसे एंजाइमों को क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोजाइम। या आपने सुन रखा है कि कुछ एल्गी ऐसी होती हैं वो गर्म पानी के झरनों में रहती हैं
और गर्म पानी के झरनों में उन जगहों पर भी उनमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है जहां टेम्परेचर लगभग 80-85 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्सट्रीमोजाइम्स होते हैं। और एक्सट्रीमोजाइम का मतलब अत्यधिक विपरीत परिस्थिति को भी सहन करने की उनमें क्षमता पाई जाती है। तो ये अत्यधिक हाई टेम्परेचर को भी ये सहन कर लेते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है, तो एक्सट्रीमोजाइम्स के नाम से जानते हैं। एक होता है बायो डिटर्जेंट, नेक्स्ट है बायो डिटर्जेंट। देखिए बायो डिटर्जेंट का मतलब क्या है, तो बायो डिटर्जेंट का मतलब होता है कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि ड्राई क्लीन में भी काम आते हैं, धुलाई के भी काम आते हैं। तो ड्राई क्लीन में प्रयुक्त होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बायो डिटर्जेंट्स कहते हैं। जैसे कि पेप्टेज है, एमाइलेज है, लाइपेज है, ये ड्राई क्लीन में काम आते हैं। ड्राई क्लीन में प्रयुक्त एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टेज, एमाइलेज, लाइपेज और पेप्टेज, ये सारे एंजाइम इनका यूज करते हैं जो चिकनाई वगैरह लग जाती है कपड़ों पर, उस चिकनाई को हटाने में भी लॉन्ड्री में इनका यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें लॉन्ड्री एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। जैसे एमाइलोज है तो एमाइलोज स्टार्च का धब्बा लग गया तो उसे छुड़ाने में एमाइलोज यूज करेंगे। यदि किसी के फैट, चिकनाई, तेल, घी का यदि स्पॉट लग गया कपड़े पर लाइपेज एंजाइम के द्वारा हटाएंगे। पेप्टेज है तो इसमें प्रोटीन से बना हुआ कोई भी खाने पीने की चीज़ थी, उसका क्लॉट कपड़े पर बन गया तो उसको भी हटाने में काम में लेते हैं। तो ये कुछ एंजाइम्स की टर्मिनोलॉजी थी जिसमें डायरेक्ट एग्जाम से एग्जाम में पेपर में पूछ लेते हैं इनको। आपको इनमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट भी हैं, जैसे एक है ये प्रो एंजाइम या जाइमोजन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एंजाइम्स यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग जब एंजाइम्स के रूप में किया जाता है तो ऐसे एंजाइम्स को किस नाम से जानते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। कोशिका के अंदर बनते हैं, काम भी वही करते हैं, तब उन्हें एंडो कहते हैं। कोशिका के अंदर बनते हैं, काम बाहर करते हैं तो एक्सो कहते हैं। जिनकी संरचना में फर्क होता है, काम एक ही सबस्ट्रेट पर करते हैं, तब उन्हें आइसो एंजाइम कहा जाता है। निष्क्रिय एंजाइम होते हैं तब उन्हें प्रोएंजाइम या जाइमोजन कहा जाता है। अत्यधिक विपरीत परिस्थिति में भी हाई टेम्परेचर पर भी सक्रिय रहते हैं तब उन्हें एक्सट्रीमोजाइम कहते हैं। और ऐसे एंजाइम जिनका उपयोग ड्राई क्लीन वगैरह में किया जाता है, लॉन्ड्री के अंदर किया जाता है, तब उन्हें बायो डिटर्जेंट कहते हैं। ये पन्ने कुछ एंजाइम्स की प्रॉपर्टी, एंजाइम की स्ट्रक्चर्स, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, उनकी हिस्ट्री से संबंधित कुछ बातें की। यहाँ से आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।